बांस काटने वाली। राधा और उसका पति अपने खेतों में बांस उगाते थे। उन बांसों को काटकर छोटे छोटे खिलौने बनाते और शहर में जाकर बेच दिया करते। एक दिन काम करते हुए राधा को एक बांस के पास एक छोटी सी गुड़िया दिखाई दी। अरे, ये गुड़िया? लगता है कोई बच्चा यहाँ खेलते खेलते छोड़ गया है। अजी सुनते हो? देखो जरा, कितनी प्यारी गुड़िया है। पति पत्नी उस गुड़िया को देखते ही रह जाते हैं। वो बहुत खूबसूरत थी। आसपास के बच्चों से पूछते हैं, लेकिन गुड़िया किसी की नहीं थी। तो दोनों गुड़िया को अपने घर ले आते हैं। दोनों पति पत्नी की कोई संतान नहीं थी, तो इसीलिए एक गुड़िया को ही एक बच्चे की तरह पालने की सोचते हैं कि अचानक वो गुड़िया इंसान के बच्चे की तरह बन जाती है। यह देख राधा हैरान रह जाती है। अरे ये क्या? अभी तो मैंने एक बच्चे की कल्पना ही की थी कि ये गुड़िया इंसान का बच्चा बन गई। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे गुड़िया के प्रताप से उनके घर में धन दौलत किसी भी चीज की कमी नहीं रही। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी बहुत अमीर हो गए। बच्ची बड़ी हो गई। अरे बेटा, अब तू बड़ी हो गई है। अब तो तेरी शादी करनी होगी। हमें छोड़कर दूर जाना होगा। माँ, मैं शादी जरूर करूंगी, लेकिन ऐसे नहीं। उसने एक शर्त रखी। मुझे एक ऐसा वर चाहिए जो दूर पहाड़ी पर ओस का फूल मुझे ला कर दे। जो ये कर पाएगा उसी से मेरी शादी होगी। माता पिता हर गांव में इस बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसा कोई शूरवीर उनके घर तक नहीं आता जो ओस का फूल ला सके। माँ, आप जानती नहीं, मैं किसी आम इंसान से शादी नहीं कर सकती। मैं एक परी हूँ, ओस परी। जो फूल मैं मांग रही हूँ उसे पाए बिना मैं किसी और इंसान से शादी नहीं कर सकती। लगता है अब आप दोनों को छोड़कर मुझे जाना होगा। जब उसने ऐसा कहा तो राधा और उसका पति फूट फूट कर रोने लगे और उसके ना जाने के लिए उससे विनती करने लगे। लेकिन अचानक एक मुसाफिर, जिसे ये बात पता चलती है, वो ओस का फूल ले आता है और ओस परी के सामने रख देता है। यह देखकर राधा, उसका पति और बेटी खुश हो जाते हैं। राधा और उसका पति उन दोनों की शादी कर देते हैं और वो दोनों खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। माँ, आप जैसे पिता और माता पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। एक परी होने के बावजूद मैंने एक इंसान की जिंदगी जीकर देखी है। एक अच्छा पति जो मुझे मिल गया है, अब मेरा जीवन और भी खुशहाल हो जाएगा। मैं आपकी इस ममता का कर्ज कभी नहीं चुका सकती। और धीरे धीरे राधा को सब बांस काटने वाली की जगह ओस परी की माँ के नाम से जानने लगे। तारापुर नाम का एक गांव में रूपेश नाम का एक नौजवान था। वह हाल ही में जानवरों का डॉक्टर की पढ़ाई खत्म करके गांव वापस आया। वह अपने घर में ही जानवरों का अस्पताल खोलने के लिए सोचता है। एक दिन उसके पास एक आदमी अपने भैंस को लेकर वहां आता है। श्रीमान रूपेश जी, मेरे भैंस को तो देखिए जरा, वह 2 दिन से दूध नहीं दे रही है। कुछ दवा है तो दे दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। रूपेश भैंस के पास जाकर सब कुछ अच्छी तरह से देखता है। कुछ देर के बाद ऐसा बोला, अरे भाई, मेरे जांच के मुताबिक तुम्हारे भैंस तो बिल्कुल ठीक है। इसने कल और परसों भी दूध दिया है, दाना भी ठीक से ही खाई है, इसे कुछ नहीं हुआ। क्या डॉक्टरी पढ़ा है तूने? अगर देखना नहीं आया तो बोल देना। हाँ, पागल होके मैं अपने भैंस को तुम्हारे पास लेके आया। तभी अचानक से रूपेश को भैंस की आवाज सुनाई देती है और उसकी भाषा समझ में आ जाती है। आपने ठीक से कहा डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसकी पत्नी ने ही मेरा सारा दूध निकालकर चोरी छुपे मेरे मालिक को बिना बताए उसे पैसों के लिए बेच दिया है। तभी रूपेश ने बोला, अरे ओ भाई, मैंने अभी भैंस की बात सुना है। वह बिल्कुल ठीक है। सारी गलती तुम्हारी पत्नी की है, जो सारा दूध तुम्हें बिना बताए बेच दिया है। चल हट, पागल मैं नहीं तुम हो, बड़ा या भैंस की भाषा समझने वाला।
लेकिन जब भैंस को ये बात पता चली कि डॉक्टर को इसकी भाषा समझ में आई, वह भैंस जाकर गांव में सारे जानवरों को ये बात बोलती है। तभी सारे जानवर जैसे कि बकरियां, मुर्गियां, गाय और कुत्ते उस जानवर के डॉक्टर के पास आ गए। उन जानवरों को देखकर उनके मालिक भी वहां पर आते हैं। तभी एक मुर्गी ने बोली, डॉक्टर जी, मुझे 2 दिन से बहुत बुखार है। ये बात मेरे मालिक के समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, ये लो दवाई, अब तुम ठीक हो जाओगे, चलो। उसके बाद एक बकरी आई और गाय और कुत्ता भी आकर डॉक्टर जी के पास अपनी अपनी तकलीफें बताकर दवा लेकर जाती हैं। तभी सभी गांव वालों को यकीन हो जाता है कि डॉक्टर रूपेश जानवरों की भाषा समझ सकता है। तभी सभी गांव वाले और मुखिया आकर ऐसे बोले, अरे रूपेश जी, आप तो कमाल के हैं। जानवरों की भाषा जो समझ रहे हैं, ऐसा तो आप सारे जानवरों का तकलीफें दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमने एक उपाय सोचा है। क्यों ना हम एक मुर्गी के आकार में एक बहुत बड़ा जानवरों का अस्पताल का निर्माण हमारे गांव में ही किया जाए। इस तरह हमारे गांव भी मशहूर हो जाएगा। ठीक है मुखिया जी, आप जैसा ठीक समझे। तभी सारे मिलकर एक मुर्गी के आकार में बड़ा अस्पताल का निर्माण करते हैं। दूर दूर से लोग अपने जानवरों का इलाज करवाने रूपेश के पास आने लगे। घमंडी भैंसा और रेलवे क्रॉसिंग। रामनगर में जग्गू नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक भैंसा गाड़ी थी जिसे कि उसका भैंसा चलाया करता था। वही भैंसा गाड़ी जग्गू की रोजी रोटी का साधन था। जग्गू बहुत ही अच्छा और नेक इंसान था। वो अपने भैंसे को बहुत प्यार करता था। वो उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाता और उसे नहलाता धुलाता भी था। और वो भैंसा गाड़ी पर जरूरत से ज़्यादा सामान कभी लोड नहीं करता था। अरे भाई जग्गू, ये 2 बोरियां और लाद ले। अरे नहीं सेठ जी, मुझे पता है ना मेरा भैंसा कितना खींच सकता है। ये 2 बोरियां मैं बाद में ले जाऊंगा, आप पैसे बेशक ज़्यादा मत देना। ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तूने सामान ले जाना है। जग्गू के इस लाड प्यार से जग्गू का भैंसा बहुत बिगड़ चुका था और वो पूरे गांव में बड़ा इतराता हुआ घूमता था। जग्गू के शहर से दूसरे शहर जाने के लिए बीच में रेलवे लाइन पार करके जाना पड़ता था, जहां पर बिना फाटक का रेलवे क्रॉसिंग था। जब भी जग्गू वहां से अपनी भैंसा गाड़ी लेकर पहुंचता तो वो बड़े आराम से वहां रुक कर जाता था कि कहीं कोई ट्रेन तो नहीं आ रही। रेलवे क्रॉसिंग आते ही जग्गू अपने भैंसे से कहा करता था, अरे 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 बेटा रुक जा, आराम से देख, रेलवे क्रॉसिंग आ गया है, थोड़ी देर खड़ा हो जा, इधर उधर देखते हैं कहीं रेल तो नहीं आ रही। जग्गू की ये बात उसके भैंसे को अच्छी नहीं लगती थी। वो सोचता था कि न जाने ये कौन सी गाड़ी है जो मुझसे भी आगे निकल जाती है। इस बात का उसे बहुत गुस्सा आता था। ये मालिक अपने आप को समझता क्या है? मैं इस इंजन से हार नहीं मान सकता। जब देखो इस इंजन के आगे मुझे रोक देता है। मेरी ताकत को आंकना इसे नहीं आता। एक बार अगर इसने मुझे छोड़ दिया ना तो इस इंजन से आगे निकल कर दिखा दूंगा। लेकिन जग्गू के गाड़ी पर बैठे होने के कारण वो कभी अपनी मनमर्जी नहीं कर पाता था। बस वो गुस्से में ही अपने नथुने फुलाता रहता था। जग्गू का भैंसा हमेशा ही मन में सोचता रहता था कि उसे कब मौका मिले और कब वो रेल की गाड़ी को टक्कर दे। एक दिन बहुत जोर की गर्मी पड़ रही थी। जग्गू ने अपनी भैंसा गाड़ी को रेलवे क्रॉसिंग पर लाकर रोक दिया और भैंसे से कहा, बेटा देख, यहाँ आराम से खड़े रहना, मैं तेरे लिए और अपने लिए पानी लेकर आता हूँ, यहाँ से हिलना मत, रेल आने वाली है। जग्गू अपने भैंसे से ऐसा कहकर बगल से पानी लाने चला गया। जग्गू को गाड़ी से उतरता देख भैंसा बहुत खुश हुआ। बहुत बढ़िया मौका हाथ आया है आज। इस इंजन को तो आज मैं बता कर रहूंगा कि मैं कितना ताकतवर हूँ। तभी एक तरफ से रेलगाड़ी हॉर्न बजाती हुई आई। जैसे ही रेलगाड़ी क्रॉसिंग के पास पहुंची वैसे ही भैंसा आगे बढ़ा और उसने रेलगाड़ी को टक्कर मारकर हराने के लिए सोचा। लेकिन रेलगाड़ी तो भला रेलगाड़ी ही ठहरी। बेचारा भैंसा रेलगाड़ी के नीचे आकर कटकर मर गया और जग्गू दूर से ही देखकर रोने लगा। ये क्या किया तूने? मैंने तुझे इतना समझाया था कि रेलगाड़ी के आगे मत आना मत आना। आज तेरे घमंड के कारण बेटा तूने अपनी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं
हमें बिना सोचे समझे कोई काम नहीं करना चाहिए। जादुई पैसा टीवी। एक गांव में मुकुंद करके एक इलेक्ट्रीशियन रहा करता था। वह अपने माँ कमला और बीवी रानी के साथ रहता था। मुकुंद बहुत अच्छी तरह टीवी, ग्राइंडर, वॉशिंग मशीन, सब इलेक्ट्रिक मशीन रिपेयर करता था। उसका मार्केट में एक शॉप भी थी। ऐसा ही अपना गुजर बसर करता था। लेकिन उसकी एक ही चिंता थी, उसकी माँ और बीवी हमेशा झगड़ते थे। जब भी देखो दोनों कुछ न कुछ सुनाते ही रहते थे। अरे मुकुंद, संभाल अपने बीवी को। तीनों के लिए खाना बनाने के लिए कितने घंटे लगेंगे? हाँ, काम चोर है, काम चोर तुम्हारी बीवी। क्या माँ जी, आप जाकर काम कीजिए ना, तब पता चलेगा। दिन भर खाना और बैठना, क्या काम है आपको? देखा तूने, तुम्हारे सामने ही कैसे बातें कर रही हैं और तुम हो कुछ नहीं कहते। मेरे नसीब में इतना ही लिखा है, नालायक बेटा। ये सब झगड़े देखकर मुकुंद घर से अपने शॉप को चला जाता है और एक टीवी रिपेयर करने में लग जाता है। जब उसने टीवी रिपेयर करने के लिए खोला, तभी अचानक उस टीवी में से एक देवता प्रकट हो जाती है। मुकुंद चौंक जाता है। मेरे प्यारे पुत्र, तुमने उस टीवी को खोल के मुझे विमुक्त कर दिया है। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, क्या वरदान दूं? हाँ देवी माँ, मैं अपने आंखों को यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे पास भगवान की कृपा से सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी मुक्ति तो हो गई, यही मेरे लिए बहुत है। मुझे कुछ आशा नहीं है, धन्यवाद। आजकल के ज़माने में तुम्हारे जैसे लोग बहुत कम मिलते हैं पुत्र। ठीक है, तुम्हें क्या वरदान देना चाहिए मुझे पता है। ऐसा बोलकर देवी माँ अदृश्य हो जाती है। जब शाम को मुकुंद घर वापस आया, तभी सास और बहू फिर से झगड़ने लगते हैं। कुछ देर के बाद टीवी के सामने बैठकर सीरियल देख रहे थे। तभी एक कॉमेडी सीन आई और दोनों सास बहू हंसने लगे। तभी अचानक टीवी में से बहुत सारे पैसे आकर नीचे गिरने लगे। कुछ देर के बाद पैसे गिरना बंद हो गया। तभी दोनों जाकर टीवी के सामने ऐसे बोले, पैसे दे दे टीवी, ओ मेरे प्यारे टीवी, पैसे दे दे, पैसे दे दे टीवी, पैसे दे दे। लेकिन कुछ नहीं आया। कुछ देर के बाद फिर से एक कॉमेडी सीरियल आई। वो देखकर फिर से सास बहू दोनों हंसने लगे। तभी कुछ और पैसों के बंडल आकर गिरे। तभी रानी ने बोली, अरे माँ जी, अब मुझे समझ में आ गया है। जब भी दिल खोल के हम लोग हंस रहे हैं, तभी टीवी में से पैसे आ रहे हैं। लगता है ये कोई जादू है। तभी मुकुंद वहां पर आया और सुबह हुई घटना टीवी में देवता के बारे में सब कुछ बोलता है। माँ और रानी, मैं जो बोल रहा हूँ वो समझना। एक देवी माँ सुबह मुझे एक वरदान दिया है, इसीलिए जब भी आप लोग दोनों हंसी खुशी रहेंगे, तभी हम करोड़पति बन सकते हैं। तब से सास और बहू बिना झगड़े हंसते हंसाते जीने लगे